हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास। मैं कीर्ति गुप्ता आज वर्णमाला से ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसका पहला टॉपिक है अयोगवा। तो अयोगवा क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे, अर्थात अ का सेंस होता है नहीं से, योगवा यानी कि योग होना, मतलब जो योग न होने पर भी हमारे साथ रहता है उसे हम अयोगवा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है। ठीक, अब आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे ये योग न होने पर भी साथ रहता है, किस तरीके से ये होता है, आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, अयोगवा जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है अनुस्वार, और दूसरा जो हमारा होता है वो विसर्ग होता है। दोनों ही क्या है? दोनों ही व्यंजन है, किंतु दोनों को व्यंजनों में गिनते नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों व्यंजन है, लेकिन फिर भी इनकी गिनती व्यंजनों में नहीं की जाती है। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होता है? तो स्वरों के ऊपर जो एक बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा अ, ठीक, और उसके ऊपर मैंने बिंदी लगा दिया, तो हमारा अ क्या है? स्वर है। तो स्वरों के ऊपर जो एक बिंदु लगा दिया जाता है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, अनुस्वार मूलतः म का एक दूसरा स्वरूप है जो मोड अनुस्वार संधि से निर्मित होता है। तो ये जो मोड अनुस्वार संधि है, ये अनुस्वार संधि का ही एक सूत्र है। आप जब संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुस्वार संधि क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड है ये, उसका सूत्र है। अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन के उच्चारण स्थान के अनुसार जो अनुनासिक है उसकी तरह होता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिया, हमारा एग्जाम्पल है सनकाय। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ सनकाय। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा पहला लाइन है इसमें कि अनुस्वार मूलतः म का एक दूसरा स्वरूप है। तो कैसे ये मूलतः म का स्वरूप है, इसको आप देखिए। इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सम धन काय। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम धन काय लिख सकते हैं। तो देखिए अनुस्वार हमारा किस में टूट गया? हमारा म में टूट गया, यानी कि देख सकते हैं कि हमारा म का ही दूसरा स्वरूप है। अब दूसरे लाइन की बात करते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन के उच्चारण स्थान के अनुसार जो अनुनासिक है उसकी तरह होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अनुस्वार का उच्चारण, ये हमारा अनुस्वार है जो बिंदी ऊपर लगी हुई है, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन, आगे का व्यंजन क्या है? क है। इसके उच्चारण स्थान के अनुसार जो अनुनासिक है, यानी कि क के अनुसार जो अनुनासिक होगा उसकी तरह होगा। अब देखिए हमारे 5 अनुनासिक होते हैं, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। य म ड अंग ड न, ठीक है, ये 5 अनुनासिक होते हैं और ये प्रत्येक वर्ग के अनुसार एक एक अनुनासिक होता है। ठीक, तो क वर्ग के अनुसार जो उसका अनुनासिक हो जाएगा वो उसी ही वर्ग का 5वां वर्ण होता है। तो देखिए क वर्ग होता है क ख ग घ घ, क ख ग घ अंग, अंग होता है, तो अंग जो है हमारा 5वां वर्ण है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? संड सडकाय। ठीक है, ये म की जगह मैंने, ये अनुस्वार की जगह मैंने क्या लिखा? क, जो इसके बाद का आने वाला व्यंजन था उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए क हमारा व्यंजन वर्ग है। क वर्ग का क ख ग घ होता है, अंग होता है। तो क वर्ग का जो हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनुस्वार हमारा है देखिए ये स जो है, आप अगर जैसे आप बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि स्वरों के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है, तो आप तो सोचेंगे कि स तो एक व्यंजन है, ये कैसे हुआ, ये स्वर कैसे हुआ? तो देखिए स को आप कैसे लिख सकते हैं? स प्लस अ लिखेंगे, क्योंकि स में अ छुपा हुआ है, और जब ये स्वर अ मिलता है स के साथ, आधे स के साथ, तभी ये सब पूरा होता है, तब हमारा व्यंजन बनता है। क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरा होता है। तो स में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है, यानी कि स्वर छिपा हुआ है, और स्वर के ऊपर एक बिंदु लगाया तो ये अनुस्वार हो गया। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? जो लास्ट वाली लाइन थी कि जो भी व्यंजन आता है उसके उच्चारण स्थान के अनुसार जो अनुनासिक है, यानी हमारा क के अनुसार अनुनासिक क्या आया? उसी ही वर्ग का 5वां वर्ण आया, अंग, तो मैंने उसको लिखा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा संतुष्ट, ऐसे, ठीक है, संतुष्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सम धन तुष्ट लिख सकते हैं। ठीक है, समधन तुष्ट लिख सकते हैं इसको। और देखिए अभी इसको और क्या लिख सकते हैं? अब त वर्ग का त थ द ध न हो गया, तो इसका जो हमारा अनुनासिक होगा त वर्ग के अनुसार वो क्या होगा? न होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? संतुष्ट, ऐसे लिख सकते हैं, संतुष्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विसर्ग। तो विसर्ग के बारे में बात करते हैं। विसर्ग क्या होता है? अभी आपने जाना है कि विसर्ग क्या होता है? अयोगवा होता है। ठीक,
अब इसके डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो स्वर के आगे जो दो बिंदु रखे जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। फिर आगे देखिए, विसर्ग तीनों श श स के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला एक पद है। अब आप जब संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ेंगे विसर्जनीय श, तो उसके हिसाब से बताया जाएगा कि विसर्ग किस तरीके से स के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाला एक पद है। अभी आप इतना ही समझिए कि ऐसा होता है, जब आप संधि पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर देखिए, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, अर्थात विसर्ग भी कंठ ध्वनि है। अब विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, ह की तरह होता है। ठीक, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमने क्यों कहा कि विसर्ग भी कंठ ध्वनि है, क्योंकि ह का जो उच्चारण है वो हमारे कंठ से ही होता है। जब आप थोड़ी देर में मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं भी मैं बताऊंगी। तो ह चूँकि हमारा क्या है, एक कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है, इसलिए विसर्ग भी क्या है, कंठ ध्वनि है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयत्न। तो प्रयत्न का मतलब क्या होता है, सीधा सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास। प्रयास होता है, ठीक है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए जो अपने तरफ से प्रयास करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रयत्न। अगर डेफिनेशन के तौर पे समझे तो हम कह सकते हैं कि वर्णों को उच्चारित करने के लिए मानव को कुछ चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ वर्ण अगर हमें बोलने हैं, जैसे क बोलना है, ख बोलना है, ग बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो हमें अंदर से कुछ ना कुछ चेष्टाएं करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो जो वही प्रयत्न, वही प्रयास जो हम अंदर से करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो देखिए, प्रयत्न जो हम प्रयास करते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है अभ्यंतर, मतलब जिसमें आंतरिक चेष्टाएं आप करते हैं, और एक होता है बाह्य प्रयत्न जिसमें आप बाहरी चेष्टाओं को करते हैं। देखिए, जैसे आपको भी पता है कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल सीखनी है तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना प्रयास किए किसी भी काम को आप कर नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आपको वर्ण को भी बोलना है तो उसमें भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक, तो दो प्रयत्नों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, वर्णों को उच्चारित करने में की जाने वाली जो हमारी आंतरिक चेष्टाएं होती हैं, मतलब हमारे अंदर से जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये अभ्यंतर प्रयत्न भी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात। जो पहला प्रयत्न होता है वो होता है स्पृष्ट, दूसरा जो होता है वो होता है ईसत स्पृष्ट, तीसरा होता है विवृत, चौथा होता है ईसत विवृत और पांचवा होता है संवृत। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्पृष्ट क्या होता है। तो देखिए, स्पृष्ट का अर्थ होता है, सबसे पहले आप इसके अर्थ को समझिए। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना अर्थात छूना। तो मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने में आपकी सारे जो अवयव स्थान हैं, जैसे कि आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, जीवा हो गया, मुर्दा, वो एक दूसरे को स्पर्श करे पूरे तरीके से। ठीक है, तो उसे हम स्पृष्ट व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पृष्ट व्यंजन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा सारे स्पर्श व्यंजन, तो इसका आप अर्थ लिख दिए। स्पृष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, छुआ हुआ। ठीक है, छुआ हुआ। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा था 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक ईय प्रत्याहार के अंतर्गत होता है। तो सारे, जैसे कि देखिए, हमारा क वर्ग, क च ट त प 5 वर्ग होते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आप किसी भी व्यंजन को बोल करके देखिए, मान लीजिए कि आपने बोला प, तो आप प बोलिए, प, तो देखिए इसमें जो आपका ओठ है वो एक दूसरे को पूरी तरीके से स्पर्श कर रहा है और कंठ भी कहीं ना कहीं रगड़ खा रहा है। ठीक है, तो पूरे तरीके से स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे वर्णों को उच्चारित करने में, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में हमारी जो अवयव स्थान है वो एक दूसरे को पूरी तरीके से स्पर्श करें, उसे हम क्या कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं। जो सेकंड अभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है वो है ईसत स्पृष्ट। अब ईसत का अर्थ समझिए। ईसत का क्या अर्थ होता है, थोड़ा, यानी कि जो बहुत ही कम मात्रा में हो, थोड़ा। और स्पृष्ट का मतलब छुआ हुआ, यानी थोड़ा स्पर्श की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें वे सारे वर्ण आ जाते हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ही कम रूप में स्पर्श करते हैं। अर्थात जब उच्चारण स्थान का थोड़ा सा स्पर्श करे तो उसे हम क्या कहते हैं, ईसत स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पर्श करे। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप य को बोल के देख लीजिए, बोलिए य।
देखिए आप इसमें जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, बोल करके आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना आप बोलेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होगा। ठीक है, तो आप बोलिए जैसे कि य, तो देखिए य में पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर बोलिए र, देखिए र में भी पूरे तरीके से आपके जो ओठ हैं वो एक दूसरे को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रहे हैं, मतलब स्पर्श कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ा सा, मतलब वापस आ जा रहा है अपने स्थान से। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा य, र, ल और व, यानी कि हमारे जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रयत्न है वो है विवृत। तो विवृत का अर्थ क्या होता है? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, मतलब ऐसे वर्ण जिसको बोलने में आपके मुख पूरी तरीके से खुले हुए हों, उसको हम कहेंगे विवृत प्रयत्न। ठीक है, जैसे कि अगर आप आ को बोल के देख लीजिए, आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, तो आप बोल रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। ठीक है, और एक फैक्ट मैं और बता दूं आप लोगों को कि देखिए ये जो विवृत होता है ये स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। देखिए स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट और ईसत विवृत ये व्यंजनों का होता है, लेकिन जो विवृत होता है और जो संवृत होता है ये मूलतः किसके होते हैं? स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? जैसे कि आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये सारे, री हो गया, ये सारे जो होते हैं आपके स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशन होता है इसमें, एक होता है प्रयोग की दशा में और एक होता है प्रक्रिया की दशा में। अगर हम बात करें प्रयोग की दशा में, अगर हम बात करते हैं कि प्रयोग की दशा में, देखिए प्रयोग की दशा में हरस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न। अब आप ये सोच रहे होंगे हरस्व अ कहाँ से आ गया? तो जो हरस्व अ है ये संवृत्त का उदाहरण है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये संवृत्त का उदाहरण है। ठीक है, तो इसके इस कंडीशन में जो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोग की दशा में हरस्व का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? संवृत्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवृत्त। अगर वही आपको पूछता है कि प्रक्रिया की दशा में हरस्व अ का, प्रक्रिया की दशा में हरस्व का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। देखिए सारे जो स्वर होते हैं, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जितने सारे स्वर होते हैं, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया या फिर अ ही हो गया, ये सारे विवृत्त के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हरस्व अ होता है, ठीक है, यही बस संवृत्त के अंतर्गत आता है। और इसमें भी दो कंडीशन होता है, एक होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है प्रक्रिया की दशा में। तो प्रयोग की दशा में हरस्व अ आएगा संवृत्त में, लेकिन प्रक्रिया की दशा में जब आप जाएंगे तो वो विवृत्त में चला जाएगा, और बाकी सारे स्वर भी विवृत्त के अंतर्गत ही आएंगे। बस संवृत्त में क्या आएगा? हरस्व अ आएगा। ठीक है, तो आप संवृत्त भी समझ गए होंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हरस्व अ। ठीक है, अब लास्ट आपका बचा है ईसत विवृत। तो विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ, और ईसत का अर्थ होता है थोड़ा सा, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। अब आप इसका एक एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे कि आप बोलिए, जैसे आप स श श ह को बोल के देखिए। अगर आपने ह बोला तो देखिए ह बोलिए, ह, तो देखिए इसमें जो मुख है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। वही विवृत में आप जाएंगे तो आपने आ बोला, आ, तो इसमें मुख पूरा खुला हुआ है, तो ये विवृत में चला जाएगा। लेकिन ईशत विवृत में क्या होता है? जिसमें मुख थोड़ा सा खुला हुआ हो, जैसे कि ह, श, स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स और ह, यानी कि हमारा उष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आ जाएगा, उष्म व्यंजन। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, स्पृष्ट का अर्थ होता है मतलब छुआ हुआ, जो पूरी तरीके से स्पर्श करे। आप किसी भी स्पर्श व्यंजन को बोल के देखिए, क, च, ट, त, प वर्ग में से कुछ भी बोल के देखिए, जैसे क बोलिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पर्श करा, क, प, म। ठीक, फिर ईशत स्पृष्ट है जो थोड़ा सा स्पर्श करे, इसका एग्जाम्पल है अंतस्थ व्यंजन। विवृत ये हमारे क्या है? स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, ये स्वरों का है, ये दोनों किसका है? स्वरों का है, विवृत और संवृत। ईशत विवृत यानी जो थोड़ा सा खुला हुआ हो। सॉरी, ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये इसका है ईशत विवृत का। ठीक है, मैंने लाइन को ध्यान में नहीं दिया और मैं नीचे लिख दी, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, जो हमारा सेकंड प्रयत्न है वो है बाह्य प्रयत्न।
देखिए बाह्य प्रयत्न क्या होता है, वर्णों को उच्चारित करने में की जाने वाली बाह्य चेष्टाएं बाह्य प्रयत्न कहलाती हैं। मतलब हम बाहरी रूप से जो प्रयास करते हैं वही बाह्य प्रयत्न होती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, तो ये 11 प्रकार के होते हैं। हमारा जो अभ्यंतर प्रयत्न था वो 5 प्रकार का होता था, लेकिन हमारा बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। तो जो पहला होता है वो होता है विवार। ठीक है, विवार क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो गला होता है वो फैल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें फैलाव आ जाता है, उसे हम कहते हैं विवार। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हर वर्ग का, जैसे 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प वर्ग। ठीक, तो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो विवार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क वर्ग का हम लिखें तो क वर्ग का क्या हो जाएगा, क और ख। ठीक है, अगर हम च वर्ग का लिखते हैं तो च और छ। ये जो होते हैं मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वही हमारा क्या होता है, वो हमारा विवार होता है। ठीक, बात करते हैं संवार की। संवार जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारे गला जो होता है उसमें सिकुड़न आ जाती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं संवार। इसका एग्जाम्पल क्या है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारा संवार के अंतर्गत आता है। जैसे कि क वर्ग का अगर हम तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लें तो क्या हो जाएगा, ग, घ और अंग। ठीक है, अगर च वर्ग का लेते हैं तो ज, झ, इया। तो ये जो होता है हर वर्ग का, ये कौन सा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वही संवार के अंतर्गत आता है। इसको आप और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करके ही आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो क मैं बोल रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गला में, हमारे गले में फैलाव हो रहा है या सिकुड़न हो रहा है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, आपको बोलना होगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रयत्न वो है श्वास। श्वास क्या होता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा जो होती है वो सामान्य रूप से मुख से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं श्वास। ठीक है, यानी कि जो बिना घर्षण किए ही सरलता से बाहर निकल जाए जो वर्ण उच्चारण करते समय, तो उसे हम कहते हैं श्वास। इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारा हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, जैसे क वर्ग का क और ख। जैसे अगर हम प वर्ग का लें तो प और फ, ये हमारा जो होता है ये श्वास होता है। बात करें नाद की, तो नाद का उच्चारण करने में हवा जो होती है वो रुक रुक के निकलती है। ठीक है, जैसे आपने बोला ग, घ, अंग, तो इसमें भी क्या होता है कि हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि ग, घ, अंग। अगर हम ट वर्ग का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ड, ढ, अड़। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हवा जो होती है मुख से कैसे निकलती है, रुक रुक कर निकलती है। जैसे आपने बोला ग, तो देखिए ग बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट हो रहा है। ठीक है, घ, हवा क्या हुआ, थोड़ी सी रुकी, मुख से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली। लेकिन वहीं जब आप क, ख बोलते हैं तो आराम से बोल लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उस हवा जो होती है मुख से पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से निकलती है। ठीक, अब बात करते हैं अघोष के बारे में। तो अघोष क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती हैं। अ का अर्थ होता है नहीं से। ठीक है, अ मतलब नहीं, तो जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं बिल्कुल भी झंकृत नहीं होती हैं, मतलब झंकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात संपीडन कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा साथ ही साथ इसके साथ तीनों उष्म व्यंजन आ जाते हैं, जैसे कि श, श और स, ये आ जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा हर वर्ग का, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ट वर्ग का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट और ठ, ट और ठ, उसके बाद से स, श, स, तो ये हमारा होता है अघोष। फिर बात करते हैं सघोष की, या फिर इसी को हम घोष भी कहते हैं। ये अघोष का जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं, मतलब झंकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व,
ये सारे आते हैं, ठीक है, य र ल व आते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया च वर्ग का, तो च वर्ग का ज झ इया और साथ ही साथ य र ल और व, ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं, या इसी को हम घोष भी कहते हैं। आप बोलिए ट, तो मैंने बोला ट, तो इसमें देखिए कोई झंकार उत्पन्न नहीं हुआ। फिर मैंने बोला ठ, कोई झंकार नहीं, लेकिन जैसे ही आप झ झ या झ बोला तो देखिए झ झंकार उत्पन्न हुआ, ज, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें झंकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप बोल करके ही समझ सकते हैं कि कौन सा प्रयत्न किस टाइप का है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा श्वास है, विवार है, नाद है, कुछ भी आप बोलने से ही इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण क्या होता है कि जिसके उच्चारण में श्वास वायु जो होती है वो मुख से कम मात्रा में निकलती है। अल्प का सेंस क्या होता है, अल्प मतलब कि कम, अर्थात श्वास वायु जो मुख से बाहर निकल रही है वो कम मात्रा में निकलती है। साथ ही साथ इसमें हकार यानी कि ह की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, उसे हम अल्प प्राण कहे जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, साथ ही साथ इसके साथ य र ल व भी आते हैं, ठीक। तो पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके साथ क्या आएगा, य र ल और व आता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर त वर्ग का लेते हैं तो त, फिर द, फिर न, और य र ल व तो है ही, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण जस्ट इसका अपोजिट होता है कि महा यानी कि बहुत ज़्यादा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु से अधिक मात्रा में श्वास जो होती है वो मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, साथ ही साथ हकार यानी कि ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं महाप्राण। इसमें आपका क्या आ जाता है, इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। कौन सा आता है, दूसरा और चौथा, साथ ही साथ इसके साथ आता है स और ह आ जाता है, ठीक है। ये हमारे महाप्राण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट वर्ग की, तो इसका दूसरा हो जाएगा ठ और चौथा हो जाएगा ढ, और ये स है ही, ठीक है। तो ये हमारे महाप्राण होते हैं। अब आप इसको बोल करके देखिए, जैसे मैंने बोला य, ठीक है, तो य बोला या फिर र बोला या फिर मैंने बोला त, तो देखिए इसमें त बोलने में हकार की ध्वनि कहीं नहीं उत्पन्न हो रही है। लेकिन जैसे आपने बोला जैसे देखिए, जैसे लग रहा है ना कि कुछ झंकृत हो रहा है, कुछ ध्वनि निकल रही है, हकार की ध्वनि निकल रही है, या थोड़ा सा इसको बोलने में कहीं ना कहीं श्वास जो है वो मुख से कहीं अधिक मात्रा में निकल रही है, तो ये हमारा महाप्राण हो जाएगा। बात करते हैं उद्दात, अनुद्वात और स्वरित के। तो ये तीनों, जैसे ये सारा तो हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे हमने आभ्यंतर प्रयत्न में भी पढ़ा था कि दो जो होता है वो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, उसी तरीके से जो बाह्य प्रयत्न में भी उद्दात, अनुद्वात और जो स्वरित होते हैं, ये तीनों किसके बाह्य प्रयत्न होते हैं, स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकता है, ठीक है। ये स्वरों के होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वर्ण के प्रकार पढ़ाए थे, तो उससे एक क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में। अगर उससे नहीं पूछता है तो प्रयत्न से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये सब यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये उद्दात, अनुदात और स्वरित जो होते हैं ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं, ठीक है। ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जैसे उद्दात में अब बात करते हैं उद्दात की। तो उद्दात क्या होता है, जब स्वर को तेज ध्वनि या ऊपर उठा करके बोला जाता है, ठीक है। स्वर को कैसे बोला जाता है, ऊपर थोड़ा सा उठा करके बोला जाता है, तो उसे हम उद्दात कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है ई, ठीक है। ई देखिए कहीं ना कहीं इसको बोलने में तेज ध्वनि निकल रही है ना, तेज ध्वनि निकल रही है, तो ई हमारा एग्जाम्पल है उद्दात का। बात करें अनुदात का, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में कम ध्वनि निकलती है या नीचे गिरा करके बोला जाता है, स्वर को नीचे गिरा करके बोला जाता है, उसे हम कहते हैं अनुदात। जैसे कि ऊ, देखिए ऊ हमने नॉर्मली बोल दिया, इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ा, या फिर इसमें तेज ध्वनि नहीं निकली, इसमें कम ध्वनि निकली। ऊ नॉर्मली बोल दिया हमने, लेकिन बोला ई, तो ई में कहीं ना कहीं जो ध्वनि है वो तेज है और ऊ में ध्वनि क्या है, कम है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा उदात्त अनुदात्त में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं स्वरित की। तो स्वरित क्या होता है, ना ही उदात्त होता है ना ही अनुदात्त होता है, उनके बीच का जो स्वर होता है उसी को हम स्वरित कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है अ, ठीक है, अ हमारा जो है स्वरित का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा प्रयत्न टॉपिक खत्म होता है। बात करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान की, किस तरीके से कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, मुख से बोला जाता है या जीवा से बोले जाते हैं या कंठ से, तालु से, मूर्धा से, कहाँ से बोला जाता है, इस चीज़ के बारे में वो हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्णों का उच्चारण स्थान की, कौन से वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं, मतलब उसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया गया है वर्ग में कि कौन कौन से वर्ग हैं, उसका स्थान क्या है और उससे निकलने वाले वर्ण क्या हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा वर्ग है वो है कंठ्य। कंठ्य, ठीक, इसका स्थान क्या है, कंठ है। और इसके स्थान वर्ग यानी कि निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला कंठ से जो वर्ण निकलता है वो होता है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसे दो स्वर निकलेंगे अ और आ। ठीक, फिर ह और विसर्ग, ये इतने जो होते हैं वो कंठ से हमारे निकलते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए क से कंठ होता है, क से कबूतर होता है। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि कबूतर ने कंठ पर चोट किया। ठीक है, कबूतर ने कंठ पर चोट किया। तो क से कबूतर, क से क वर्ग और क से कंठ। ठीक है, तो कबूतर ने कंठ पर चोट किया तो मुख से क्या निकला, आह निकला। देखिए आह निकला। ठीक, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि क वर्ग का हम लेके चलेंगे कबूतर से। तो कबूतर ने कंठ पर चोट किया तो उससे क वर्ग का उच्चारण हुआ, साथ ही मुख से क्या निकला, आह निकला। तो अ, आ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर दूसरा है तालव्य। इसका स्थान क्या होता है, तालु। और तालु, और देखिए इसे कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, तो च वर्ग, जैसे च, छ, ज, झ, इया, ये पांचों निकलेंगे। फिर ई स्वर की बात करें तो ई और य और श। ठीक है, ये इतने जो होते हैं वो हमारे तालु से निकलते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका जो ट्रिक है वो ये है कि मम्मी ने चम्मच से तालु पर दूध पिलाया। ठीक है, चम्मच से तालु पर दूध पिलाया तो बच्चे को चोट लग गई। ठीक, जब बच्चे को चोट लग गई तो उसने कैसे रोया, ई करके रोया। जैसे बच्चे रोते हैं ना, ई ऐसे करके रोते हैं। तो मान लीजिए उसके मुंह से क्या निकला, ई निकला। फिर पूछने पे कि क्या तुम्हें चोट लग गई है तो उसने बोला यस। ठीक है, य और श, यस, यस मतलब हाँ मुझे चोट लग गई है। तो देखिए च वर्ग से उठाया चम्मच, च से चम्मच, च से च वर्ग। तो यानी इसका संबंध किससे है, तालु से है। यानी च वर्ग का उच्चारण किससे हो रहा है, तालु से हो रहा है। चोट लगी तो ई करके रोया और पूछने पर बोला यस। तो ई और य और श, इन सब का उच्चारण किससे हुआ, तालु से हुआ। फिर बात करते हैं मूर्धन्य की। तो मूर्धन्य का जो स्थान है वो है मूर्धा। अब इसका ट्रिक ये है कि ऋषि ने टमाटर खाया। अब देखिए टमाटर से आप ट वर्ग समझ सकते हैं कि ट वर्ग जो पूरा है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट वर्ग टमाटर से निकला। फिर ऋषि ने खाया, तो ऋषि को आप पूरा ऐसे लिखते हैं ऋषि। तो देखिए इसमें री भी है, र भी कहीं ना कहीं आ रहा है और श भी आ रहा है। तो देखिए री, र, श, और टमाटर से ट वर्ग आ गया। तो यानी कि मूर्धा का उच्चारण स्थान, मूर्धा से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ट वर्ग है और री और र और श है। ठीक, फिर बात करते हैं दंत्य की। तो दंत्य का जो स्थान है वो है दंत। अब इससे कौन से वर्ण निकलेंगे, इसका ट्रिक ये है कि मेरे भाई ने मुझे मेरे दांत पर मारा तो मैंने बोला ले साले। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, बस मैं इसको याद कराने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई ने मेरे दांत पर मारा तो मैंने उसे क्या बोला, ले साले। ठीक है, तो देखिए दांत पर मारा। ठीक, तो दांत से आपका आया त वर्ग, ये हो गया त वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न। त वर्ग का उच्चारण किससे होगा, दंत से होगा। फिर लय साले बोला तो लय साले। ठीक, साले ऐसे मैंने लिखा। तो देखिए लय से ल का उच्चारण दंत से हो गया और साले में आया स, तो स का उच्चारण भी दंत से हो गया। तो ये बस ट्रिक है जिससे कि आप इसको याद रख सकते हैं। तो त वर्ग और ल और स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारा दंत से होता है। री को आप याद रख सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन री को आप बस याद रखिए कि री का उच्चारण भी होता है दंत से। फिर बात करते हैं ओष्ठ्य की।
तो ओष्ठ का जो स्थान होता है वो होता है ओठ। तो कभी कभी आप देखते हैं कि आपके मुख से, मतलब आपके ओठ से एक उच्चारण कभी कभी हो जाता है ओप्स, जैसे कभी कभी निकलता है ओप्स, ठीक है, निकल जाता है मुख से कभी कभी। तो ओप्स का प पकड़िए। अब प का उच्चारण यानी प से हो गया आपका प वर्ग, तो प फ ब भ म। फिर उसके बाद से देखिए ओष्ठ से कौन से स्वर निकलेंगे, तो अ आ इ ई हो गया है। अब क्या बचा, उ। तो देखिए अ और उ थोड़ा से देखने में सिमिलर लगते हैं। आप अ को ऐसे लिखते हैं, अब इसी को अगर ऐसे हटा दें, इतना गायब कर दें, तो ये आपका उ बन गया। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि अ और उ देखने में सेम है, इसलिए उ और उ का उच्चारण किससे होगा, ओष्ठ से होगा। तो प वर्ग और उ का उच्चारण किससे होगा, ओठ से हमारे होगा। फिर बात करते हैं कंठ तालव्य की, यानी कि इसमें कौन से स्थान जुड़े हुए हैं, कंठ और तालु को मिलाकर के जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य से निकलने वाले वर्ण, ठीक है। तो देखिए हमारे तालु से क्या निकलता था, तालु से हमारा निकलता था, देखिए तालु से हमारा निकलता था ई, ठीक है, ई। उसी के साथ जब हमने कंठ को जोड़ दिया तो ई का एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा भाई, मतलब बस समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है, कि बड़े भाई के रूप में ए। तो ए का उच्चारण किससे होगा, कंठ और तालु से होगा, यानी कंठ तालव्य से होगा। फिर बात करें कंठोष्ठी की, तो इसका जो स्थान है वो है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ में जब ओष्ठ जुड़ेगा तो क्या निकलेगा, तो देखिए हमारे ओठ से क्या उच्चारित होता था, हमारे ओठ से उ निकलता था। जब उसमें हमने कंठ को जोड़ दिया तो हमारे क्या निकला, ओ। देखिए उ। अब यहाँ पे ओ, याद रखना, थोड़ा इसको आसान है, बहुत कठिन नहीं है। फिर लास्ट हमारा है दंतोष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ को मिलाकर के कौन सा वर्ण हमारे मुख से निकलता है। तो देखिए आप बोलिए व। तो देखिए व में कहीं ना कहीं आपका ओठ और जो आपका जीभ है वो दांत को टच कर रहा है। तो व जो अब आप उच्चारित कर रहे हैं तो आपका ओठ और आपका दांत दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि व जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत्योष्ठ से होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ को मिला करके होता है। तो ये जो आपका पूरा है ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मेरे ट्रिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक क्या होता है, अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक है, उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला गाँव, ठीक है, मैंने बोला गाँव, तो देखिए गाँव जो है या चांद, इसका उच्चारण कहीं ना कहीं कैसे हो रहा है, नाक या मुख दोनों से हो रहा है, ठीक। इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, अनुनासिक ऐसे स्पर्श व्यंजन हैं जिनको उच्चारित करने के लिए नासिका के पिछले हिस्से की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए जो हमारी नाक होती है उसके पिछले हिस्से की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए जो हमारी मुख की वायु होती है उसको नासिका के सहयोग से जब हम बाहर निकालते हैं, जैसे हमारे मुंह में जो भी वायु भरी है, तो ऐसे शब्द अनुनासिक के शब्द को जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुख की वायु होती है वो हमारे नासिका यानी हमारे नाक के सहयोग से बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। बात करें इनके प्रत्याहार के बारे में, तो इनका प्रत्याहार जो है वो माहेश्वर सूत्र में जो 7वां सूत्र है उसमें इनका वर्णन ईम प्रत्याहार के अंतर्गत किया गया है। अब कैसे किया गया ये देखते हैं। ये देखिए जो आपका 7वां सूत्र है ना, इसमें क्या बोला गया, ईम प्रत्याहार। तो ई और म ले लिया हमने ये वाला, ठीक है। ईम प्रत्याहार के अंतर्गत 5 आपके अनुनासिक होते हैं। कौन कौन से, ईय, म, अंग, य और न, ये 5 अनुनासिक होते हैं, ठीक है। और ईम क्यों प्रत्याहार लिया गया है, क्योंकि जब हम प्रत्याहार लिखते हैं तो उसमें सूत्रांत वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक। लेकिन उनके वर्ण लिखने में इसको वर्णमाला में गिनती नहीं की जाती है, इसलिए इसको जब वर्ण लिखते हैं तो इसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्याहार लिखेंगे तो ईम ही लिखेंगे क्योंकि सूत्रांत वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, ठीक है, जो जिसमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र न होकर के 2 वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए है छ, क्षत्रिय वाला छ, तो ये किससे किससे मिलकर के बनता है, क प्लस स से मिलकर के बनता है। तो देखिए इसमें 2 वर्णों का 2 व्यंजनों का योग हुआ ना, एक क है और एक श, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, छ बनता है। अब क का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, और श ये कौन सा स है, मूर्धन्य से है, तो मूर्धा, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ मूर्धा, ठीक।
ठीक। अब बात करें त्र की, तो त्र में देखिए, त में जब आप र को जोड़ते हैं, त और तर, त प्लस र में जब आप त में र को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, त्र बनता है। अब देखिए, त का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, और र का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत मूर्धा। अब बात करें अगर ज्ञ की, तो ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस इया से मिलकर के बनता है। ठीक, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, और इया का नासिक, अनुनासिक होता है, ये नाक से इसका उच्चारण होता है, तो नासिक्य, तो तालु नासिक्य। फिर देखिए श्र, श्र कैसे बनता है, स तालव्य श प्लस र से मिलकर के बनता है, तो ये तालव्य श है, तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा, तालु से होगा। और ये र का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु मूर्धा। अब आप देखिए ध्य, ध्य किससे बनता है, ये बनता है द और य से मिलकर के बनता है। ठीक है, द और य, द में आप य को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ध्य। अब इसका उच्चारण स्थान देखिए, तो द का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है, तो दंत, और य का उच्चारण होता है तालु से, तो दंत तालु, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत तालु। तो ये आपके सभी संयुक्त व्यंजन हैं। इस टॉपिक के साथ ही मेरा जो संयुक्त जो वर्णमाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।